प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर ही रह कर के जो पहली वीडियो भेजी है, यानी कि पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता और ये आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है राजा किसान और नगर, ये आपने पूरी तरह से दोहरा लिया होगा, याद कर लिया होगा, होमवर्क कर रहे होंगे। और आज हम सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर का इतिहास का क्लास 12 कक्षा 12वीं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो फिलहाल चल रहा है, इसका मैं चौथा वीडियो यानी कि पार्ट 4 भाग 4 बना करके आपके पास भेज रहा हूं और इसे आप ध्यान से सुने समझें। और ये जो भाग 4 है राजा किसान और नगर चैप्टर सेकंड का, हमने भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, इसमें हमने लगभग ये जो सेकंड चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम चौथे भाग 4 में यानी कि चौथे वीडियो में इस पार्ट को खत्म करेंगे। तो इस पार्ट में जो कल हमने सम्राट अशोक के बारे में बताया था, उसके कार्यों के बारे में कि भाई सम्राट अशोक के जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए जिनकी वजह से अशोक को महान कहा जाता है, सम्राट अशोक को। ये प्रश्न अलग से आ सकता है कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है। भाई अशोक प्रजा हितकारी, अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए अस्पताल खोले और उसके काल में शांति थी। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने जो युद्ध है वो हमेशा के लिए त्याग दिया था। तो उसके शासनकाल में जो मौर्य साम्राज्य था, पूरे विश्व में शक्तिशाली साम्राज्य बना। तो इस तरह से हम अशोक के कार्यों की वजह से, उसके अच्छे कार्यों की वजह से अशोक को महान कहते हैं। इसके पश्चात अब मौर्य काल से संबंधित ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप नोट करें अपनी रफ कॉपी में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जिसे लिख रहे हैं आप, वो है मौर्य काल में कला और, क्वेश्चन लिखिए, मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास का वर्णन करो। मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास का वर्णन करो। यानी कि मौर्य काल में कला के क्षेत्र में और स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए। तो प्यारे बच्चों, मौर्य काल में कला के क्षेत्र में और वास्तुकला के क्षेत्र में यानी कि भवन निर्माण कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के निर्माण में काफी विकास हुआ, काफी उन्नति हुई। तो मौर्य काल में क्या क्या विकास हुई, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें आप, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में मौर्य काल में विशेष उन्नति हुई, बहुत उन्नति हुई। और जो वास्तुकला है, देखिए पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी बिहार के अंदर, वर्तमान में बिहार के अंदर है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, जिसका आजकल नाम है पटना, और पटना का पहले नाम, प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के अंदर एक महल था, राजा का महल हुआ करता था, जिसे हम पाटलिपुत्र का महल बोलते हैं। तो ये जो महल है ये कला का उत्कृष्ट नमूना है, मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना है, देखने लायक नमूना है। और 5वीं शताब्दी में फाहियान जब भारत आया था 5वीं शताब्दी में मौर्य काल के अंदर, तो उस समय का जो महल था, उस महल को देख करके फाहियान भी चकित रह गया था, हैरान रह गया था। उसने भी बड़ी तारीफ की थी उस महल की। तो कहने का मतलब यह है, जो भवन निर्माण कला है, स्थापत्य कला है, ये मौर्य काल की बहुत ही सुंदर उत्कृष्टि है, बहुत ही सुंदर नमूना है। आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट है मूर्ति कला। मूर्ति कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में भी मौर्य काल ने बहुत ही अद्भुत उन्नति की है। मौर्य काल में मिट्टी की, सोने चांदी की, तांबे की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो देखने लायक हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में जो मौर्य काल के शासक हुए हैं
उन्होंने जैसे कि अशोक है, अशोक के शासनकाल में स्तंभ और शिलालेख गुफाएं, स्तंभ शिलालेख गुफाएं, तो इन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि भाई वहां की जो मूर्ति कला थी वो बहुत अच्छी थी, विशेष प्रसिद्ध थी। इन पर सुंदर चित्रकारी की गई है, पॉलिश की गई है। तो इन मूर्तियों को देख करके अशोक के काल में जो स्तंभ बने हैं, अशोक ने शिलालेखों पर जो लेख लिखवाए हैं, तो उन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि भाई वहां की जो मूर्ति कला थी वो बहुत अच्छी थी। पत्थरों को काट करके, पत्थर के शिला हुआ करते थे, उनको काट करके मूर्ति बनाई जाती थी। और सोने चांदी और ये जो तांबे की मूर्तियां भी उस समय देखने को मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियां भी हमें बहुत सुंदर सुंदर मौर्य काल के अंदर देखने को मिली हैं, जिन्हें देख करके इतिहासकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल की जो मूर्ति कला थी वो बहुत ही देखने लायक थी। थर्ड पॉइंट लिखिए आप, पॉलिश कला। पॉलिश कला भाई जैसे दीवारों पर हम पॉलिश करते हैं, मूर्तियों पर उसको सजाने के लिए, ये पॉलिश कला भी मौर्य कला की बहुत ही अद्भुत देन है। बहुत ही सुंदर जो दीवार है वो, जैसे गुफाएं हैं, गुफाओं पर जो पॉलिश की गई हैं वो आज भी एक मतलब शीशे की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, गया के अंदर विशेष रूप से। और ये जो पॉलिश कला है इसमें भी मौर्य काल में विशेष उन्नति हुई है। उस समय की गुफाओं की दीवारों पर भी सुंदर चित्रकारी की गई है, जिन्हें देख करके आज भी हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस जो ये आपकी पॉलिश कला है, गया के अंदर गुफा, जैसे मैं बता रहा था, गुफाओं के अंदर जो पॉलिश की गई है वो आज भी हम अगर उन्हें देखें तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले इनकी पॉलिश की गई। तो पॉलिश कला भी मौर्य कला की बहुत ही एक अच्छी कला है। आगे है अगला पॉइंट लिखिए, इंजीनियरिंग कला। इंजीनियरिंग कला, अशोक के शासन काल में इंजीनियरिंग कला भी बहुत ही अच्छी थी, अद्भुत थी, सुंदर थी। इसे हम कैसे कह सकते हैं कि भाई अशोक के शासन काल में या मौर्य काल में वहां की जो इंजीनियरिंग कला थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि जैसे कि भाई भवन बनाए गए हैं या जो मूर्ति बनाई गई हैं, वो जो चट्टानें हुआ करती थी, पर्वत जो हुआ करते थे, उन से 50-50 टन के जो पत्थर हैं वो मशीनों से काटे जाते थे। और जो शिलाएं हैं या जो मूर्तियां हैं, पत्थर के इतने बड़े बड़े टुकड़े पर्वतों से काटे जाते थे, ये कितनी बड़ी बात है, मशीनों से काटे जाते थे। 50 टन भार का एक ही पत्थर हुआ करता था, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कितना मतलब मुश्किल काम था। 50 टन भार के पत्थर को पर्वत से काट करके, चट्टान से काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि मौर्य काल में किया जाता था। तो उस समय की इंजीनियरिंग कला कितनी अच्छी थी। और उस समय जो स्तंभ थे, अशोक के स्तंभ जो थे वो ऐसे ही चट्टानों से पत्थर काट करके बनाए जाते थे। तो उस समय की जो इंजीनियरिंग कला थी मौर्य काल की, वो भी बहुत अच्छी थी, उन्नति के शिखर पर थी। अब लास्ट है आभूषण कला। भाई सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते थे, सोने चांदी के, तांबे के। हाथी, अशोक के शासन काल में तो हाथी दांत के जो आभूषण बनाए जाते थे वो भी बड़े सुंदर हुआ करते थे। तो ये जो आभूषण कला है मौर्य काल की, ये भी बहुत अद्भुत कला है। सोने चांदी के बर्तनों का जो आभूषण कला है, आभूषण बनाए जाते थे सोने चांदी के, तांबे के, यहाँ तक कि हाथी दांत के आभूषण जो बनाए जाते थे, ये मौर्य काल की अद्भुत उन्नति है या विकास है। इस काल में हम ये कह सकते हैं कि भाई मौर्य काल में कला जो थी वो बहुत अद्भुत थी। कला का कोई भी अंग अछूता नहीं था, सब पूरे हर कला का अंग, एक एक अंग जो था वो यौवन पर था। मौर्यकालीन कला का रूप निखारने में सबसे अधिक योगदान जो दिया था वो सम्राट अशोक ने दिया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में जो कला थी वहां की, चाहे वास्तुकला की हो, चाहे वो आभूषण कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो भवन निर्माण कला हो, हर कला के क्षेत्र में विकास किया था सम्राट अशोक के शासनकाल में। तो ये आपका मौर्य काल में कला और वास्तुकला के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा, इसका विकास हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए कि मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या योगदान रहा है,
तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसे ढंग से याद करना, पढ़ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी जैसे हम अब करा रहे हैं आपको, उस क्वेश्चन को आप पहले नोट करिए। वो है मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसने लगभग 322 से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य काल रहा है। और इतना लंबा विस्तृत साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य जो आगे चल करके नष्ट हो गया, जिसका पतन हो गया। और वो मौर्य साम्राज्य जो कभी चंद्र मौर्य के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में शक्ति हुआ करता था, वो आगे चल करके उसका पतन कैसे हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण हम करेंगे, जानेंगे कि इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो मौर्य साम्राज्य में अनेक वीर, शक्तिशाली और विजेता प्रशासक, अच्छे प्रशासक, बलवान शासक हुए, सम्राट हुए। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जैसे शक्तिशाली सम्राटों के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, शक्तिशाली बना। और इसके शासनकाल में, तीनों के शासनकाल में जो मौर्य साम्राज्य था उसकी उन्नति हुई और उसकी सुरक्षा हुई। उन्नति के शिखर पर रहा मौर्य काल। लेकिन सम्राट अशोक तक तो ये शक्तिशाली रहा, लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य था उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो अब हम आपको बताएंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो इनके मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण नहीं था, इनके पतन के कई कारण थे। तो सबसे पहला पतन का कारण लिखिए आप, अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी। भाई सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में और भी शासक हुए, जैसे कि संपत्ति है, बृहद्रथ है, और आपका दशरथ है, और लास्ट ये जो आपका संपत्ति बृहद्रथ लास्ट में हुए। तो इस तरह से ये जो शासक थे या जो सम्राट थे ये अयोग्य थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को संभालने में या इसका विस्तार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वे सभी शासक इस शासन को चलाने के लायक नहीं थे। मौर्य शासन ठीक प्रकार से नहीं चल पाया, जिस कारण अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट देखिए, विस्तृत साम्राज्य। भाई एक तो होता छोटा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य। तो ये जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। इधर आपका उत्तर पश्चिम से लेकर के इधर बंगाल तक, और इधर जम्मू से लेकर के इधर कर्नाटक तक, दक्षिण भारत तक, लगभग समस्त उत्तर पश्चिम और ये भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन था। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना या उस पर शासन करना या उसका शासन चलाना, ये किसी हर सम्राट के बस की बात नहीं है। सम्राट अशोक, चंद्र मौर्य, बिंदुसार ने तो इतने विशाल साम्राज्य की रक्षा की, उसको चलाया शांतिपूर्वक। लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक हुए, हमें बता रहे थे कि वो अयोग्य थे, और अयोग्य शासक या कमजोर शासक इतने विशाल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट देखिए, उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। ये जो मौर्य साम्राज्य है भाई, कितने, जैसे कि उत्तराधिकार के नियम का मतलब यह है कि सम्राट की मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन सम्राट बनेगा। तो मौर्य काल में भी, यानी कि मौर्य काल में क्या, प्राचीन काल में था, वो कोई भी साम्राज्य हो, बहुत कई साम्राज्य हुए हैं, तो सम्राट की मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा इसका कोई निश्चित नियम नहीं था। उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। सम्राट की मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा ये कोई ठोस या पक्का नियम नहीं था। यानी कि किसी सम्राट के 4 पुत्र हैं या 3 हैं, तो ये निश्चित नहीं था कि भाई बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। अधिकार या हक तो बड़े पुत्र का है, लेकिन ये नियम नहीं था कि बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। सम्राट की मृत्यु के बाद गद्दी प्राप्त करने के लिए
उत्तराधिकारी युद्ध होते थे। तो ऐसे ही मौर्य काल में भी उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। सम्राट की मृत्यु के बाद गद्दी हथियाने के लिए और सम्राट बनने के लिए भाई भाइयों में आपस में युद्ध होता रहता था। जैसे कि बौद्ध साहित्य के अनुसार, जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि भाई सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य सम्राट बना था मौर्य काल में। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने भाइयों का वध किया। और भी जितने भी साम्राज्य हुए हैं उनकी मृत्यु के बाद, जैसे औरंगजेब या शाहजहां की मृत्यु हुई थी तो शाहजहां के भी पुत्र थे, चारों पांचों पुत्रों में उनमें भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुगल काल आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से भाई भाई की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता था। कोई निश्चित नियम नहीं था। जिसकी भुजा में या जिसकी तलवार में ताकत होती थी वही गद्दी पर बैठता था। तो इन उत्तराधिकारी युद्धों में लड़ाई झगड़े हुए, गृह युद्ध हुआ, जिनमें जो सरकारी राजकोष था, जो धन था, उसकी बर्बादी हुई। तो उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था, इस कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट लिखिए आंतरिक विद्रोह, यानी कि मौर्य शासन में अंदर ही जो प्रांत के जो गवर्नर थे, सम्राट अशोक बिंदुसार चंद्र मौर्य के शासन काल में तो प्रांतों के जो गवर्नर हुआ करते थे, जिनको हम कुमार कहते थे, प्रांत के मुखिया को, तो वो शांतिपूर्वक रहे, यानी कि जो केंद्र का आदेश था उनको माना। सम्राट अशोक चंद्र मौर्य बिंदुसार की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। लेकिन इन शक्तिशाली या अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक थे वो कमजोर थे, और उनके शासन काल में जो प्रांत के जो गवर्नर थे या कुमार थे, जो भी है, जो सबसे बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इन आंतरिक विद्रोहों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट लिखिए आप धन का अभाव। धन का अभाव, तो मौर्य जो काल है उसके पतन का सबसे बड़ा कारण धन का अभाव भी है। हम बता रहे हैं कि भाई, जैसे अभी बता रहा था कि भाई मौर्य काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, जिसकी वजह से जो राजकुमार थे या जो सम्राट के जो पुत्र हुआ करते थे उनमें युद्ध होता था, जिनमें पैसा, सरकारी जो पैसा होता था वो युद्धों में पानी की तरह बहाया जाता था। भाई जितने भी काल हैं, कोई भी या साम्राज्य है या कोई देश है, यदि कोई देश किसी दूसरे देश से युद्ध करेगा किसी बात को लेकर के, तो उन युद्धों में धन की बर्बादी तो होती है। और जब धन बर्बाद होगा तो सरकारी राजकोष खाली होगा। सरकारी राजकोष खाली होगा तो महंगाई तो आएगी, खाद्य पदार्थों की भी कमी पड़ जाएगी। सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको वेतन देने के भी लाले पड़ जाएंगे। सैनिक या सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य, जब उनको वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या सैनिक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से नहीं निभाएंगे। ऐसा ही हुआ, यानी कि जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे मौर्य काल में सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद, उन युद्धों में धन की बर्बादी हुई और धन की बर्बादी की वजह से राजकोष खाली हो गया। तो देखिए, कोई भी साम्राज्य हो वो धन के बल पर चलता है, बिना धन के हम कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक, यानी कि किसी भी देश की या किसी साम्राज्य की जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो पैसे के बल पर वो राज्य भी शक्तिशाली होगा, और धन के मामले में यदि उनके पास धन है तो वो हर काम करने के लिए संभव है। तो धन ही शासन को चलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन की महिमा बड़ी न्यारी है। तो ये धन पैसे की तरह बर्बाद हो गया। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद सैनिकों को, अधिकारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इस कारण धन की कमी की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट लिखिए प्यारे बच्चों, कर्मचारियों के अत्याचार। ये आपका शायद छठा पॉइंट है, कर्मचारियों के अत्याचार। मौर्य काल में जो कर्मचारी थे, चाहे वो के अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, केंद्र के, प्रांत के, जैसे कि मैं बता रहा था कि चंद्र मौर्य के शासन प्रबंध के बारे में 2 प्रकार की सरकार हुआ करती थी, केंद्रीय, प्रांतीय। तो इसी प्रकार अलग अलग विभाग हुआ करते थे और उन विभागों में
अपने अलग अलग कर्मचारी हुआ करते थे जो अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे, काम किया करते थे सरकार का। गुप्तचर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, राज्य के अधिकारी होते थे। तो इस तरह से कुछ अदालती कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि कमजोर शासक होने की वजह से, अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से उनमें अफरा-तफरी का, पूरी जनता में, पूरे साम्राज्य में अशांति का माहौल पैदा हो गया, अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो कर्मचारी थे वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं करते थे। जनता परेशान थी, जनता से रिश्वत लेते थे। भ्रष्टाचार जिन्होंने अपना रखा था, पूरे भ्रष्ट हो चुके थे सरकारी कर्मचारी। तो इस तरह से जनता बेवजह परेशान थी। तो इन कर्मचारियों की वजह से भी मौर्य साम्राज्य का आगे चलकर के पतन हो गया। इन कर्मचारियों पर किसी भी शासक ने कंट्रोल नहीं किया, अंकुश नहीं लगाया। तो कर्मचारी जब अनैतिकता पर आ गए, जब भ्रष्टाचार की नीति पर चलने लगे, तो कर्मचारी जब जनता पर अत्याचार करने लगे तो जनता कहां तक सहन करती। और इस तरह से आगे चलकर के कर्मचारियों के अत्याचारों की वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। 7वां पॉइंट लिखिए आप, सैनिक शक्ति में कमी। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात है, सैनिक शक्ति में कमी। देखिए, कलिंग युद्ध जो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, ये मौर्य काल में या अशोक के शासनकाल की बड़ी ही निर्णायक और महत्वपूर्ण लड़ाई थी। क्यों महत्वपूर्ण लड़ाई थी? क्योंकि इस लड़ाई के बाद, कलिंग की लड़ाई के बाद, सम्राट अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय किया था, प्रण किया था कि मैं आगे चलकर भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो ये लड़ाई सम्राट अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाई। इस लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने जो तलवार थी वो हमेशा के लिए अपने म्यान में रख दी, बंद कर दी और आगे युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो इस युद्ध न करने के फैसले से क्या प्रभाव पड़ा मौर्य साम्राज्य पर कि वहां की जो मौर्य काल की जो सेना थी वो अस्त्र शस्त्र यानी कि लड़ने का जो तरीका था वो भूल गई। अशोक ने भी आगे चल करके, क्योंकि युद्ध तो करना ही नहीं है, तो इसलिए उनको युद्ध के तरीके या अस्त्र शस्त्र चलाना या ट्रेनिंग देना, सैनिकों को ट्रेनिंग देना भी बंद कर दिया। जो मौर्य काल के या मौर्य शासकों के या सैनिकों के जो अस्त्र शस्त्र थे वो उनको क्या हो गया, एक प्रकार से जंग लग गया। सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई और जब सेना कमजोर हो गई यानी कि लड़ने के तरीके भूल गई, हथियारों को जंग लग गया, तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से ये जो मौर्य साम्राज्य है इसका पतन हुआ। सैनिक लड़ना भूल गए थे, इसका फायदा उठा करके विदेशी आक्रमणकारियों ने आगे चल करके मौर्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप, विदेशी आक्रमण। विदेशी, यह अलग से पॉइंट बना लीजिए जो आपने लिखा था 7वां पॉइंट, सेना यानी कि सेना की शक्ति में कमी, और अगला पॉइंट लिखिए आप, विदेशी आक्रमण। तो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि वह सेना जो थी वो कमजोर हो गई। कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था, हथियारों को जंग लग गया था, सैनिक युद्ध करने के तरीके भूल गए थे। तो इसका ये जो सेना है इस बात के कारण कमजोर हो गई थी। इस कमजोरी का पता विदेशी आक्रमणकारियों को लग गया था, तो विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से भी ये जो मौर्य साम्राज्य है इसका पतन हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ब्राह्मणों की शत्रुता। ब्राह्मण जो थे प्यारे बच्चों, ये भी मौर्य काल के शत्रु बन गए। ये कैसे शत्रु बन गए? क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जो हिंदू धर्म था या वैदिक जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना इन्होंने बंद कर दिया। बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए इन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, उनको सरकारी पैसा दिया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा, स्वयं ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था सम्राट अशोक ने। तो इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गए और वो
मौर्य काल के या मौर्य शासकों के, मौर्य सम्राटों के दुश्मन बन गई। और लास्ट में जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ मौर्य काल का या मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो था वो भी विदेशी आक्रमणकारियों के चक्कर में आ गया और जो बृहद्रथ था मौर्य काल का अंतिम शासक, उसी के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी बृहद्रथ की, और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मौर्य काल को, मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यही बृहद्रथ की हत्या के बाद ही मौर्य वंश का पतन हो गया था। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य काल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य जो शक्तिशाली था, धीरे धीरे अनेक कारणों की वजह से इसका पतन हो गया। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये जो प्रश्न हमने बताए, ये जो पहले फर्स्ट भाग में और सेकंड भाग में और जो तीसरा भाग था वो हमने आपके पास भेज दिया है। अब ये चौथा भाग है, आप इसे सुनेंगे मेरे लेक्चर्स को और इसे याद करेंगे, कला और स्थापत्य कला के बारे में और अशोक के यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। और आप इस पाठ के ऑब्जेक्टिव टाइप जो निकल कर आएंगे उनको भी प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी जो कंपटीशन टेस्ट होंगे उनमें भी इस पाठ के जो ऑब्जेक्ट टाइप है बहुत हैं जिन्हें आप याद करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। वह यानी कि मेगास्थनीज कब से कब तक चंद्र मौर्य के दरबार में रहा? 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। आगे कौटिल्य के लेखक का क्या नाम था? सॉरी, अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम था? तो आप बताओगे कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी। आगे है मुद्राराक्ष के लेखक का क्या नाम है? विशाखदत्त। एक कनिष्क की राजधानी का क्या नाम है? पुरुषपुर। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लिख लेना इन्हें सुन करके। कनिष्क की राजधानी का क्या नाम है? पुरुषपुर। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? क्या बताओगे आप? कनिष्क। इसके बाद है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में जो कला का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? मथुरा। कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? मथुरा। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी राजगाय थी। मगध की दूसरी राजधानी का नाम बताइए। ये बहुत इंपोर्टेंट है, पाटलिपुत्र, जो आजकल कहाँ है? बिहार में, पाटलिपुत्र। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। सम्राट अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनाम प्रिय, या जिसे हम प्रियदर्शी बोलते हैं, देवनाम प्रिय। सम्राट अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनाम प्रिय। सम्राट अशोक ने 2 नगर बसाए थे। कहाँ, क्या नाम है उनका? ललिता पाटन। ललिता पाटन नामक नगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। एक है आपका कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का क्या नाम, पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मौर्य साम्राज्य का नाम किस आधार पर रखा? ये भी देखने लायक और समझने लायक बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने या तो अपनी मां मुरा के नाम पर मौर्य साम्राज्य का नाम रखा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे स्वार्थ सिद्धि, वो मौर्य नगर के मुखिया थे और वहां मोरों का ज्यादा
पालन हुआ करता था, वोट ज्यादा पाले जाते थे। हो सकता है शायद इस बात के कारण चंद्र मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का नाम मौर्य रखा था। इसके पश्चात प्यारे बच्चों, जो मौर्य काल है इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको बनेंगे। इनमें एक आपका ये है कि भाई जो अशोक था, अशोक ने जब गद्दी संभाली थी तो उससे पहले अशोक कहाँ का राजा था आप बताओगे? तक्षशिला का वो राज्यपाल था। एक इनमें जैसे हम बता रहे हैं कि भाई 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था? तो आप बताओगे मगध। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। इसके पश्चात आप बताएंगे कि भाई जो चंद्र मौर्य का जो शासन प्रबंध था वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 4 प्रांतों में बटा हुआ था। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग जनपद की राजधानी चंपा। इसी प्रकार कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। तो इस तरह से आप इनकी राजधानी याद करेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। और भी बहुत सारे आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें और ऑब्जेक्ट टाइप भी साथ के साथ याद करते जाएं। तो ये जो चौथा वीडियो है मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसे आप समझेंगे कुछ एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से, कुछ मेरे लेक्चर्स के माध्यम से। और प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना, आपने समझा और आप घर बैठकर इसे याद करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदाई लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। और आप सभी ने मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद और मेरी सभी को नमस्कार। बाय बाय।